हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज से मैं आपके लिए एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। क्या हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हिंदी। एकदम बेसिक लेवल से आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ वैसे मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस पे फोकस किया जाएगा यहाँ। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करवाई जाए और उसके बाद उसका एक्सप्लेन भी दिया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्या, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो सब देखिए, यहाँ पर मुझे करना क्या है, आपको आपको नोट ज्यादा करना है। वीडियो को सुनते जाना है और उसे नोट करते जाना है। ठीक है। तो चूंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखने वाला नहीं हूँ, लिखने वाला इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखने में लगता है समय, क्योंकि यहाँ पर लिखने में लगता है समय। तो मैं बहुत ज्यादा लिखने वाला हूँ नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिखूं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या लगाना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है भाषा का हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। लिखिए, हिंदी, आपको लिखना है हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का, लाइन थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं, मतलब बड़ी कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखना है क्या, हिंदी, इसको मिटाई देते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है हिंदी, कॉपी पे हेडिंग लगेगी अच्छी वाली, हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा एवं एवं व्याकरण, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का का सामान्य परिचय। आपको लिखना है का सामान्य परिचय। तो आपको ये हेडिंग लगा लेनी है, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय लगा लिया आपने। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि भाई हमारे यहाँ हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो हम आपको बताएं यहाँ पर हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, आपने एक नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिंधु नदी। आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा, जो सबसे प्राचीन नदी है। सिंधु नदी जो है वो सबसे प्राचीन नदी, सुना है आपने, नहीं सुना है बता दो जल्दी से। हाँ, आपने सुना होगा। सिंधु नदी जो है ये सबसे प्राचीन नदी है। और आपको पता होना चाहिए ये जो सिंधु नदी है ये सबसे प्राचीन नदी है। पहली बात तो सबसे प्राचीन नदी है। ठीक, एक तो बात ये। और ये जो बहती है ये कहाँ बहती है, तो आपको पता होना चाहिए ये बहती है ईरान के पास में। ये कहाँ बहती है, ईरान के पास में बहती है। आपको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब अगली बात आपको ये समझना है कि देखो, ईरान का जो पुराना नाम है, ईरान का जो पुराना नाम है वो है पारसिया। ईरान का जो पुराना नाम है वो क्या है, पारसिया है। अगर ईरान का पुराना नाम पारसिया था तो वहां के जो लोग थे, वहां के जो लोग थे वो बोलते थे पारसी। वहां के जो लोग क्या कहलाते थे, पारसी कहलाते थे। वहां पर रहने वाले लोग क्या कहलाते थे, पारसी। फिर से सुनो, सिंधु नदी सबसे प्राचीन नदी है, ईरान के पास ये बहती है, इसके पास में ईरान का पुराना नाम क्या है, पारसिया है। और वहां के जो लोग रहने वाले थे वो क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे पारसी। फिर से मैं लिखता हूं थोड़ा सा यहाँ पर, ईरान का जो पुराना नाम था वो क्या था, पारसिया। पारसिया ईरान का जो था ये क्या था, पुराना नाम। अब यहाँ पर रहने वाले लोग क्या कहलाए, यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो कहलाए पारसी। यहाँ पर रहने वाले लोग क्या कहलाए, पारसी कहलाए। ठीक, अब ये लोग जो पारसी थे, इनकी जो भाषा थी, इनकी जो भाषा थी वो फारसी थी। इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा थी फारसी। चीजों को जोड़ते हुए चलिएगा, इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी, फारसी थी। अब इनकी जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन ये जो ईरानी लोग थे ना, ये थोड़ा बोलते समय अपनी लैंग्वेज में फेर बदल करते थे। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो ईरानी लोग थे, जो ईरानी लोग थे, ध्यान से सुनना, जो ईरानी लोग थे, ये जो ईरानी लोग थे,
ये लोग क्या करते थे, ईरानी लोग बोलते समय जो सा होता था, सा, इसे ये लोग बोलते थे हा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो सा होता था उसे ये लोग बोलते थे क्या, हा बोलते। सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। अच्छा, जो जो ता और था, जो ता और था, इसे ये बोलते थे ता। क्या बोलते थे, ता बोलते थे। ईरानी लोग ता को हा बोलते थे, ता और था को क्या बोलते थे, ता बोलते थे। और ये लोग जो दा था, दा और धा, दा और धा को ये दा बोलते थे। दा और धा को क्या बोलते थे, दा। और ये पा और फा को, पा और फा को क्या बोलते थे, पा बोलते थे। कहने का मतलब ये है कि ये सा को बोलते थे हा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सा को बोलते थे हा, ता और था को बोलते थे ता, धा और धा को ता, दा और धा को बोलते थे दा, पा और फा को क्या बोलते थे, पा बोलते थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया सिंधु नदी के बारे में। हमने आपको क्या बताया, हमने अभी आपको बताया सिंधु नदी के बारे में। अच्छा, अगर ये सिंधु नदी है तो अब इसे पारसी लोग क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से। इसे पारसी लोग क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे सर इसे पारसी लोग, चूंकि वो सा को हा बोलते थे, अभी बताया मैंने, सा को क्या बोलते थे, हा। तो जब वो सा को हा बोलते थे तो वो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, वो इसको बोलेंगे हिंदू। अब दा धा को भी क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे, देखो बताया मैंने अभी। तो वो इस नदी को क्या बोलने लगे, हिंदू नदी बोलने लगे। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। वो इस नदी को क्या बोलने लगे, हिंदू नदी बोलने लगे। अब जब सिंधु नदी को वो हिंदू नदी बोलने लगे तो हिंदू नदी बोलने लगे। अब हिंदू नदी के पास के जो निवासी थे, हिंदू नदी के पास के जो निवासी थे, हिंदू नदी के पास के जो निवासी थे वो क्या कहलाए, वो कहलाए अब हिंदू। जो हिंदू नदी के पास के निवासी थे वो क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। पहले एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दो, हिंदू हिंदू नदी के पास रहने वाले लोग क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। अब हिंदू शब्द जो था वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा। हिंदू शब्द जो था यही धीरे धीरे बन गया हिंदवी। हिंदवी शब्द जो है, हिंदी जो था वो धीरे धीरे करके क्या बन गया, हिंदवी बन गया। और हिंदी को रूप ही जो रूढ़ हुआ, हिंदी का ही जो रूप रूढ़ हुआ, रूढ़ होकर ये रूप जो बन गया, इसका रूढ़ रूप क्या कहलाया, इसका जो रूढ़ रूप बना वही क्या बना, इसका जो रूढ़ रूप बना वही क्या बना, हिंदी बना। अब आप जल्दी से बता दो, हिंदी तक जब हमको आपने आपको पहुंचाया तो ये आपको एकदम सीक्वेंस में समझ में आया कि नहीं। ठीक, बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई। हिंदी तक कैसे पहुंचे, सबसे पुरानी नदी कौन सी थी, प्राचीन थी। प्राचीन नदी कौन सी थी, सिंधु थी। अब सिंधु के पास जो है ये ईरान के नदी, ईरान के पास बहती थी। वहां के रहने वाले लोग पारसी कहलाते थे, पारसी कहलाते थे। उसका ईरान का पुराना नाम क्या था, पारसिया था। वहां के रहने वाले लोग क्या कहलाए, वहां के रहने वाले लोग क्या कहलाए, पारसी कहलाए। अब पारसी जो थे वो फारसी भाषा बोलते थे। पारसी लोग जो थे, पारसी लोग जो थे वो फारसी भाषा बोलते थे। अब जो पारसी लोग थे वो क्या हुआ, सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। ता और था को क्या बोलते थे, ता बोलते थे। दा और धा को क्या बोलते थे, दा बोलते थे। पा और फा को क्या बोलते थे, पा बोलते थे। ठीक, तो जो वहां की नदी थी सिंधु नदी, उसको उन लोगों ने बुलाया हिंदू नदी। अब हिंदू नदी जब बुलाया तो उसके पास में रहने वाले लोग क्या कहलाए, उसके पास के निवासी क्या कहलाए, हिंदू कहलाए। और हिंदू से ही बना हिंदवी, और इसका जो रूढ़ रूप निकल के आया वही क्या निकल के आया, हिंदी निकल के आया है। अब बताओ इतनी बात आपको क्लियर है, क्लियर है सर, आगे बढ़े। ठीक, अब जब मैं आगे बढ़ा तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट यही बन जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द। क्वेश्चन लिखेंगे हम, हिंदी, आप भी कॉपी पे लिखते जाइए, सुनते जाइए और लिखते जाइए। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा लिखूंगा। हिंदी शब्द
किस भाषा का शब्द है, आपको पूरा लिखना है कॉपी पे। फिर इसका आंसर लिखना है कि हिंदी शब्द जो है वो फारसी, हिंदी शब्द जो है वो फारसी या ईरानी भाषा का शब्द, हिंदी शब्द जो है वो फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। बताओ, एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको, इतनी बात समझ में आ गई। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी शब्द जो है वो आपका फारसी या ईरानी भाषा का शब्द, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम यहीं पर आपको थोड़ा सा बताते हैं कि अपने देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। अभी आपने सुना, अभी देखिए, जो सिंधु नदी थी, जो सिंधु नदी थी उसके पास का जो स्थान था वो हुआ सिंधु स्थान। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो हुआ सिंधु स्थान। अब सिंधु को ये लोग क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे सर हिंदू बोलेंगे, सा को हा बोलेंगे, धा को दा बोलेंगे। तो सिंधु को इन्होंने क्या बोला, हिंदू बोला। अब स्थान, स्थान हिंदू को उन्होंने बोला, सिंधु को उन्होंने बोला हिंदू, और स्थान को उन्होंने क्या बोला, स्थान। स्थान था को क्या बोलेंगे, तान, था को क्या बोलेंगे, तान। तो जो सिंधु का पास का एरिया स्थान था वो क्या बन गया मेरे डियर स्टूडेंट, वो बन गया हिंदुस्तान। क्या बन गया, ये बन गया आपका हिंदुस्तान। तो ये भैया हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू जो लोग जहां रहने लगे वो क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। अब एक प्यारा सा कमेंट दो, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ठीक, यहां तक क्लियर है। हम हिंदुस्तान पे पहुंच गए। अब जब हिंदुस्तान पे पहुंच गए तो अब हमें पढ़ना है हिंदी को एक भाषा के रूप में। तो सबसे पहले हिंदी के बारे में हमने जाना। अब हम ये जानेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भाषा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भाषा के बारे में जानकारी लेंगे तो आप लोग लिखिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, राइटिंग पैड से। आपको ये समझना है हिंदी के बारे में, लिखिए। जो भाषा शब्द की उत्पत्ति है, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, आप पूरा लिखोगे। जो भाषा शब्द की उत्पत्ति है, ये भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है ये संस्कृत के शब्द भाष से हुई है। ध्यान से सुनना, आप पूरा लिखो, पहले मैं बोल देता हूं फिर समझाता हूं। लिखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। तो भाष शब्द लिख लिया हमने। अब इस भाष शब्द का अर्थ क्या हो गया, इस भाष शब्द का अर्थ हो गया प्रकट करना। तो आपने लिख लिया भाष शब्द का अर्थ क्या हो गया, प्रकट करना, ठीक। अब प्रकट करने के लिए भाष से क्या हो गया, प्रकट करना। अब प्रकट क्या करोगे भाई, प्रकट क्या करोगे, तो मनुष्य प्रकट क्या करता है, मनुष्य प्रकट करता है अपने विचार। मनुष्य क्या प्रकट करता है, मनुष्य प्रकट करता है अपने विचारों को, ठीक। मनुष्य प्रकट करता है अपने विचारों को या अपने भावों को। मनुष्य क्या प्रकट करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है या अपने भावों को प्रकट करता है, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ लो, ये भाषा ही जो है वो मनुष्य और जानवर को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक। जानवर अपने भाव विचार व्यक्त नहीं कर पाते, मनुष्य अपने भाव विचार व्यक्त करता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि हिंदी भाषा शब्द जो है वो कहां से लिया गया है, संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। और भाष शब्द का मतलब क्या है, प्रकट करना। आदमी क्या प्रकट करेगा, तो अपने विचार और भाव प्रकट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो आप हेडिंग लगाइएगा कॉपी पे, पूरा नोट्स जबरदस्त बनाइएगा। यहाँ पे लिखिए परिभाषा, भाषा की परिभाषा। आपको लिखना है भाषा की परिभाषा। अब भाषा की परिभाषा को आपको नोट करना है। भाषा की परिभाषा आपको नोट करना है। कैसे लिखेंगे भाषा की परिभाषा को, तो लिखिए, स्टार्ट कीजिए। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लिखना है आपको, पूरा डिट्टो लिखना है, जितना मैं बोल दूं उतना लिखना है। तो मनुष्य, देखिए मनुष्य, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं एक बार पहले पूरी परिभाषा बोल देता हूं फिर मैं समझाता हूं। देखिए, जो मनुष्य है, मनुष्य लिखिए एक बार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों, वह अपने मन के भावों और विचारों
और विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो भाषा कहलाती है। क्या कहा मैंने? देखिए, मनुष्य है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य समाज में रहता है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य हुआ एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य कैसा हुआ? एक सामाजिक प्राणी। अब मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य के मन में भाव उठेंगे, तो वो अपने मन के भावों को मन में क्या होगा? तो मन में भाव होंगे और विचार होंगे। मन में क्या होगा? मन में भाव होंगे और विचार होंगे। अब मन में भाव और विचार आए तो वो उनको क्या करेगा? व्यक्त करेगा, और उनको व्यक्त करेगा, और व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करेगा, वही क्या कहलाता है? जिस माध्यम का प्रयोग करता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है भाषा। फिर से एक बार डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। नोट्स मेंटेन होना चाहिए, मैं नोट्स चेक करूंगा आपका। ठीक, यहां तक लिख लिया आपने? ठीक। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारी भाषा है ये भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, आपको याद रखना है। तो अगली हेडिंग आप लगा लीजिएगा भाषा की विशेषता। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा भाषा की विशेषताएं। तो थोड़ी सी भाषा की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखिएगा भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताओं में जो नंबर 1 का पॉइंट है वो आप लिखो अर्जित संपत्ति है। नंबर 1 पे क्या लिखोगे? नंबर 1 पे लिखो अर्जित संपत्ति है। जो भाषा है वो कैसी संपत्ति है? तो अर्जित ये संपत्ति होती है, क्योंकि भाषा जो है हमें किसी दूसरों से मिलती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। आप बच्चा घर में रहता है, वो भाषा को अपने बड़ों से सीखता है, तो कहीं ना कहीं भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो भाषा है वो सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपको दूसरा पॉइंट भी याद रखना है, भाषा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो हम लिखेंगे अंतिम स्वरूप नहीं होता। आपको लिखना है भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, मतलब भाषा का जो है कोई भी अंतिम पॉइंट नहीं है। ये भाषा परिवर्तनशील है, जगह जगह पर समय के हिसाब से बदलती रहती है। तो हम इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे अंतिम स्वरूप नहीं होता। पहला अर्जित संपत्ति है, दूसरा सामाजिक प्रक्रिया है, तीसरा अंतिम स्वरूप नहीं होता। ठीक है, नोट्स में लिखते जाइएगा, फिर आप इसको रिवीजन करेंगे। अगला भाषा जो है नंबर 4 पे लिखेंगे भाषा परिवर्तनशील है। भाषा आपकी जो है वो परिवर्तनशील है। जो आपकी भाषा है वो परिवर्तनशील है। भाषा जो है वो क्या है? परिवर्तनशील है। आज कुछ दूसरा बोलते हैं, कल कुछ दूसरा बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा, जैसे टेलीविजन था फिर टीवी बोलने लगे, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं। तो परिवर्तनशील भी है भाषा। नंबर 5 पे पहुंचेंगे तो इसका कोई मानक स्वरूप नहीं है। इसका जो है मानक स्वरूप नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर मानक स्वरूप नहीं है। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 पे जब पहुंचेंगे तो आपको याद रखना है कि जो भाषा होती है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक बार कमेंट करके बताइए यहाँ तक बताए गए सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं? यहाँ तक बताए गए सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं या नहीं? क्लियर है। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा, लेकिन हम भाषा के बारे में बता रहे थे, क्योंकि हमें कौन सी भाषा पढ़नी है? हमें पढ़नी है हिंदी भाषा। हमें कौन सी पढ़नी है?
हमें हिंदी भाषा पढ़नी है, तो हम यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सीखना है। ठीक, हिंदी भाषा हेडिंग लगा लिया हमने, हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा जो शब्द है ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी भाषा जो शब्द है ये संस्कृत से आया। संस्कृत जो है, इसकी संस्कृत में जो है ये मूल भाषा कहलाती है। संस्कृत जो है वो हमारी क्या कहलाती है, मूल भाषा कहलाती है। ठीक, ये हमारा मूल भाषा है और ये क्या है, संस्कृत। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि जो संस्कृत भाषा के पार्ट किए गए तो ये दो भागों में चले। संस्कृत भाषा के दो रूप थे, एक था इसका वैदिक रूप, एक इसका वैदिक रूप था और एक इसका लौकिक रूप था। संस्कृत भाषा के दो रूप थे, एक इसका वैदिक रूप था और एक इसका लौकिक रूप था। ठीक, अब वैदिक भाषा वो भाषा थी जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए। वैदिक भाषा वो भाषा थी जिसमें क्या लिखा गया, वेद और उपनिषद लिखे गए। वेद और उपनिषद लिखे गए। ठीक है भाई, वेद और उपनिषद लिखे गए। अच्छा, इधर जो लौकिक भाषा थी इसमें क्या लिखा गया, लौकिक भाषा में आपके रामायण और महाभारत लिखे गए। लौकिक भाषा में क्या लिखा गया, लौकिक भाषा में लिखा गया रामायण और महाभारत। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए, वैदिक भाषा कठिन थी जिसमें वेद और उपनिषद लिखे गए। लौकिक भाषा दूसरी तरफ थी जिसमें रामायण और महाभारत लिखा गया। ठीक, अब संस्कृत भाषा से शब्द निकल जो बना, संस्कृत भाषा से जो शब्द बना, संस्कृत भाषा के आगे जो हम पढ़ेंगे तो संस्कृत भाषा से निकल के आई पाली भाषा। संस्कृत भाषा से निकल के कौन सी भाषा आई, पाली भाषा आई। आपने इतिहास में पाली वर्ड पढ़ा होगा। ठीक, पाली भाषा में क्या लिखा गया, तो पाली भाषा जो जब आई तो उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था, तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए। पाली भाषा में बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था, आपने पढ़ा होगा त्रिपिटक। क्या था, त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म का आपने ग्रंथ पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं क्या, त्रिपिटक। तो पाली भाषा में क्या लिखा गया, बौद्ध धर्म लिखा गया, त्रिपिटक लिखा गया। फिर पाली भाषा से ये भाषा आगे बढ़ी तो ये बन गई प्राकृत भाषा। क्या बन गई, प्राकृत भाषा। अब जब प्राकृत भाषा बनी तो उस समय जैन धर्म चल रहा था। उस समय कौन सा धर्म चल रहा था, जैन धर्म चल रहा था। और जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में आप जानते हो, जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उन्हें कहा गया आगम ग्रंथ। जैसे वहां त्रिपिटक कहा गया वैसे यहाँ पर आगम ग्रंथ कहा गया, आगम ग्रंथ कहा गया। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा गया, आगम। अब जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा का से जो है, इसी से इसका जो बिगड़ा हुआ रूप था, प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था उसे बोला गया अपभ्रंश भाषा। उसे क्या बोला गया, अपभ्रंश भाषा बोला गया। उसे क्या बोला गया, अपभ्रंश भाषा बोला गया। अपभ्रंश भाषा की ही एक भाषा थी जिसे बोला गया सौर सैनी। क्या बोला गया, अपभ्रंश भाषा की ही एक भाषा थी जिसे क्या बोला गया, सौर सैनी भाषा बोला गया। अपभ्रंश की भाषा की एक भाषा थी जिसे क्या बोला गया, सौर सैनी। और उसी सौर सैनी से अपभ्रंश भाषा का एक भाग था सौर सैनी, और उसी सौर सैनी से ही जो निकल के आई वो कौन सी भाषा निकल के आई, हिंदी भाषा निकल के आई है। सौर सैनी से ही कौन सी भाषा निकल के आई, हिंदी भाषा निकल के आई है। तो हम पहुंच रहे थे हिंदी भाषा पे और हम हिंदी भाषा पे फाइनली पहुंच गए। फिर से एक बार समराइज करते हैं इसको। हिंदी भाषा के बारे में हमने संस्कृत भाषा जो है मूल भाषा जानते हैं, हिंदी भाषा संस्कृत से निकल के आई। संस्कृत भाषा में दो भाषाएं थी, एक वैदिक एक लौकिक। वैदिक भाषा में क्या लिखा गया, वेद और उपनिषद लिखा गया।
लौकिक में रामायण और महाभारत लिखे गए। फिर उसका जो अगला रूप आया वो पाली आया। पाली के समय बौद्ध धर्म चल रहा था, उस समय त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए उसमें। प्राकृत भाषा उसका अगला रूप आई जिसमें जैन धर्म चल रहा था उस समय, तो आगम ग्रंथ लिखे गए उसके। फिर प्राकृत भाषा का ही रूप बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश की ही एक भाग जो था वो क्या था, सौरसैनी, और सौरसैनी से ही क्या निकल के आई है, हिंदी भाषा। तो आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा किसका रूप है, तो सौरसैनी भी ऑप्शन में हो सकता है, अपभ्रंश भी हो सकता है। ऊपर चढ़ते हुए जैसे जैसे भी ऑप्शन मिलेगा हम उसका आंसर बता सकते। अब इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये समझना है कि देखिए प्रत्येक भाषा की होती है लिपि। भाई भाषा को समझने के लिए प्रत्येक भाषा की क्या होती है, लिपि होती है। तो अब हम थोड़ा लिपि के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक भाषा की क्या होती है, लिपि होती है। अगर हम लिपि के बारे में बात करें तो ये लिपि क्या है, तो आपको लिखना है क्या, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए आपको लिखना है हेडिंग लगा के, लिपि में प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, कुछ निश्चित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्लियर। प्रत्येक भाषा के लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और आपको याद रखना है कि जो हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि आई, फिर उसके बाद देवनागरी, फिर उसी से यहाँ पर क्या है, हिंदी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हिंदी व्याकरण के जो लिपि चिन्ह है हमें उनके बारे में जानकारी चाहिए। तो हिंदी व्याकरण के जो लिपि चिन्ह हैं, हिंदी व्याकरण के जो लिपि चिन्ह है वो आप जानते हो, जो ये छोटा बड़ा आप पढ़ के रखे हुए हो, वो आपका हिंदी भाषा का क्या कहलाता है, लिपि चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, लिपि चिन्ह कहलाता है। अब अगर हम यहाँ पर लिपि चिन्ह लिखें तो आप जल्दी से छोटा आ से शुरू कर दो और लिख लो। तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, आ, फिर हमने लिख दिया बड़ा आ, फिर हमने लिख दिया छोटी ई। आपको अपनी कॉपी पे लिख लेना है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण हो गया। ठीक, इसके बाद क्या हो गया, ए हो गया। इसके बाद क्या हो गया, आए हो गया। इसके बाद क्या हो गया, ओ हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, आओ। ठीक, अच्छा इतना लिखने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप हमें कमेंट में जरूर बताना इस क्वेश्चन को कि हिंदी भाषा के लिपि चिन्हों का अंतिम वर्ण कौन सा होता है। फिर से एक बार, या ऐसे कह लो, देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है। मैं ये भी पूछ सकता हूं, देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में वीडियो को रोक के पहले कमेंट करो, फिर आगे देखना। ठीक, आओ तक हो गया। अब इसके आगे चलेंगे तो यहां पर आएगा का, हा, गा, भा और अंगा। इसके बाद में चा, छा, जा, झ और इया। फिर आएंगे आगे ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे प, अड़ा हो गया। फिर त, थ, द, ध और न। कॉपी पे लिखते जाइएगा, वीडियो को बार बार नहीं देखना है आपको, केवल एक बार देखना है और कॉपी पे नोट कर लेना है। था दादा ना हो गया। इसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद आएगा आपका प, फिर क्या आएगा, प के बाद फ, फिर क्या आएगा ब, फिर क्या आएगा भ और फिर क्या आएगा म। प फ ब भ
और ये हो गया आपका मा। फिर इसके बाद आएगा य, र, ल, व, सा। और कौन सा? ये वाला सा, फिर ये वाला सा, और फिर ये वाला सलजम वाला सा, सब्जी वाला सा, षटकोण वाला सा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आपको बात को लेके। सा हो गया, और इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? हा। सा हा के बाद क्या आएगा? हा आएगा। तो अब आपको याद रखना है कि हिंदी जो देवनागरी लिपि का अंतिम अक्षर होता है वो होता है आपका हा। अंतिम अक्षर जो होता है वो क्या होता है? हा होता है। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे छ, और ये हो जाएगा त्र, और ये हो जाएगा आपका ज्ञ। ये जो है संयुक्त अक्षर होते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको हा तक समझना है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रश्न में ये आ जाए कि देवनागरी लिपि का अंतिम अक्षर कौन सा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हा। क्या होगा? हा। अब अपना कमेंट चेक कर लो कि भाई आपने अपने कमेंट में क्या उत्तर किया। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक आपको बात समझ में आ गई है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? या इस पार्ट में बस इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक दो दिन आपका हिंदी भाषा का विकास चलेगा, परिचय चलेगा सामान्य। फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज हिंदी स्टार्ट करेंगे और पूरी हिंदी खत्म करेंगे विथ आपका विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जितने प्रीवियस ईयर कराए गए सब आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी आपको कितनी मिली, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।